A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma. आप देख रहे हैं परचम और दिन के बज चुके हैं 12। टाइम फॉर आवर डेली करंट अफेयर्स सेशन। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करें उससे पहले क्या देखेंगे, तिथि देखेंगे। तो पंचांग के हिसाब से देखते हैं कौन सा महीना है। वही ज्येष्ठ चल रहा है, अभी आग बरसा रहा है, गर्मी बरसा रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी है आज, सुबह के कुछ घंटों तक अष्टमी है, फिर नवमी लग जाएगी। विक्रमी संवत 2081 चल रही है, शक संवत 1946 चल रही है। ओके, कल जो सेशन हुआ था, कल प्रीमियर नहीं हो पाया था, कल डायरेक्टली पब्लिक किया गया था सेशन। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, मैम जल्दी आ गया क्या सेशन? नहीं, सेशन उतना ही बचा आया था। कई बार टेक्निकल चैलेंजेस आ जाते हैं यूट्यूब की तरफ से और इसलिए हम पब्लिक कर देते हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस वीडियो के साथ खराब नहीं हो। सो एनीवेज, कल जो सेशन लिया गया था उसमें जो क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने लास्ट में पूछा था उसका आंसर डिस्कस करेंगे। हु हैज बीन सिलेक्टेड टू रिसीव 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये जो अवार्ड है ये किसको मिला था, आपसे क्वेश्चन किया गया था। एंड राइट आंसर क्या होगा? आर्मी की मेजर राधिका सेन, शी हैज वन दिस अवार्ड। यूएन पीस कीपिंग की तरफ से ये दिया गया था। सेशन के दौरान मैंने कुछ सिंपल से क्वेश्चन आपसे किए थे और आज रैंडमली हमने अर्जुन नाइट 07 का आंसर पिक किया है। गोवा के सीएम और गवर्नर मैंने आपसे पूछे थे क्योंकि कल 30 मई को हमने गोवा स्टेटहुड डे ऑब्जर्व किया था। सो प्रमोद सावंत और पीएस श्रीधरन पिल्ले सीएम और गवर्नर है। माउंट लोसे, सो माउंट लोसे 4th हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की और एशिया के अंदर भी। तो वो हमने पूछा था कि कहाँ पर आती है, राइट। सो ये आती है नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे, मेजरली नेपाल और थोड़ा सा तिब्बत बॉर्डर पे लगता है। ओके, सो बस ये 2-3 क्वेश्चंस आपसे किए गए थे। आज आप जो भी कुछ पढ़ोगे, खासतौर पे नए बच्चों को मैं बता रही हूँ, वट एवर यू विल बी स्टडिंग टुडे उसका आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। परचम के टेलीग्राम चैनल पे भी होता है, परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में भी होता है। तो आपको करंट अफेयर के मेरे ओपिनियन में नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे यूपीएससी सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए, और आपको कुछ टॉपिक को और फर्दर डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है, तो वो टॉपिक सिर्फ आप नोट डाउन कर सकते हैं और उनकी आप डिटेल स्टडी, बहुत सारी वेबसाइट होती है जो अच्छे से इलैबोरेटिव डिस्क्रिप्शन देती हैं, वहां से आप रेफर कर सकते हो। नहीं तो यू कैन रेफर टू अदर चैनल्स ऑल्सो फॉर दैट मैटर। लेकिन बाकी जो भी वनडे एग्जामिनेशन के बच्चे हैं, स्टेट पीएससी के बच्चे हैं, वो यहाँ से डायरेक्टली पीडीएफ से स्टडी कर सकते हैं। उनको नोट्स लेने की मेरे ओपिनियन में जरूरत नहीं है। अगर आपको बाकी कोई भी पीडीएफ चाहिए अपार्ट फ्रॉम डेली सीए, तो उसके लिए परचमclasses.in वेबसाइट पे जाइए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन या फिर कुछ कोर्सेज चाहिए तो परचम ऐप पे जाना रहेगा। और ऐप iOS पे भी है, वेब एक्सेस भी देती है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक के लिए वीडियो का टाइटल है, क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मोर पे क्लिक कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट टाइटल्स आपको, लिंक्स आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के, वेबसाइट के, ऐप के, iOS पे कैसे एक्सेस करें, वेब एक्सेस कैसे करें, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स वहां मिल जाएंगे। ठीक है जी। फिर भी दिक्कत आती है, सो दीज आर द हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। कुछ भी परचेज करते हो 10 रुपीज से लेके व्हाटएवर 100 रुपीज का, सो अगर उसमें प्रॉब्लम आती है, वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए मेल करेंगे आप perchamclasses06@gmail.com पे, राइट। परचम ऐप में चैट भी कर सकते हो क्वेरीज रिगार्डिंग। टाइमिंग का प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर आप सैटरडे को 6 बजे के बाद मेल करते हो तो संडे वेट करना पड़ेगा, मंडे को टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी, संडे ऑफ होता है। शुरू कर लें आज का सेशन, चलिए। अब निर्विघ्न, कोई बीच में बाधा नहीं, एंड विल बी स्टार्टिंग 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे, तंबाकू, बिना तंबाकू वाला दिवस। यानी इस दिन हम जागरूकता फैलाते हैं, अवेयरनेस लेकर के आते हैं कि कैसे जो तंबाकू होता है, टोबैको होता है, इट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी और क्यों टोबैको का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सो वर्ल्ड नो टोबैको डे कब आता है? 31 मई। मैं 31 साल तक, आज तक मैंने टबैको नहीं पिया या खाया और मैं आगे भी कभी पीऊंगी खाऊंगी नहीं, ऐसे करके। तो मैं लास्ट चीज होगी जो टबैको करूं। मई का आखिरी दिन कौन सा होता है? 31। मई का लास्ट डे कौन सा होता है? 31। तो मैं लास्ट चीज अगर कुछ करना चाहूंगी तो वो टोबैको कंज्यूम करना चाहूंगी। मुझे नहीं टोबैको कंज्यूम करना अच्छा लगता, ना स्मोकिंग, ना ईटिंग, नथिंग। ठीक है, सो मैं लास्ट चीज, लास्ट यानी 31 नो टोबैको डे हो जाएगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑब्जर्व करती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। टोबैको इंडस्ट्री जो बीच बीच में अलग अलग तरीके से अगर बच्चों को इन्वॉल्व करने की फिराक में रह रही है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाना, ये इस बार की थीम है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के ऊपर बेस्ड थीम है इस बार की, बस ये कीवर्ड आपके लिए हेल्प कर देगा। सबसे पहले 1987 में इसको ऑब्जर्व किया गया था और WHO ने एक ग्लोबल कैंपेन चला रखी है ताकि जो टोबैको का
टोबैको रिलेटेड डेथ्स होती हैं, मौतें होती हैं, वो 2030 तक रिड्यूस की जा सके, एलिमिनेट की जा सके रादर। ओके, चलिए। Then, in a very good move by ICMR, Indian Council of Medical Research, Indian Council of Medical Research अभी धीरे धीरे अच्छे कुछ कदम उठा रहा है। उनमें से एक और कदम उठाया गया है इन अ फर्स्ट, यानी पहली बार ICMR ने प्रपोज की है न्यू डाइटरी गाइडलाइंस, जिससे कि हम शुगर लेवल्स को लिमिट करेंगे पैकेज्ड फूड आइटम्स के अंदर। तो जो भी पैकेटेड फूड्स मिलते हैं, आपको खाने की चीजें मिलती हों या ड्रिंक्स मिलती हों, वो जूसेस हों, कोल्ड ड्रिंक्स हों, एटसेट्रा, सो उनके अंदर शुगर के लेवल्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, आर्टिफिशियली एडेड शुगर के और नेचुरली अकरिंग शुगर के, वो ICMR ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। उससे एक्सीड करती हुई शुगर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज शुगर बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, राइट। पर्टिकुलरली व्हाइट शुगर जो हम खाते हैं, और पहले की तरह ऑर्गेनिक शुगर तो आजकल बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं होती, घर घर में व्हाइट शुगर पहुंच चुकी है और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। सो ICMR ने प्रपोज की है नई गाइडलाइंस, ताकि शुगर की इनटेक या शुगर का एडिशन प्रोसेस फूड में लिमिट किया जा सके। और ICMR के अंडर में एक इंस्टीट्यूशन आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि कहाँ बेस्ड है, हैदराबाद बेस्ड है। सो इसने जारी की है ये गाइडलाइंस। अब इंडिया में अभी तक ना ऐसा नहीं गाइडलाइंस नहीं थी, लेकिन कैलोरी इनटेक से रिलेटेड गाइडलाइंस थी कि कितनी कैलोरीज इसमें होनी चाहिए, उससे रिलेटेड करीब 1 दशक से ज़्यादा से गाइडलाइंस थी, है ना। कैलोरी थ्रेशहोल्ड, कि आपका जो फूड आइटम है मैक्सिमम इतनी कैलोरीज देता हुआ होना चाहिए। लेकिन अब हमने शुगर इनटेक के लिए गाइडलाइंस डाल दी है। तो देखिए, सॉलिड फूड की अगर हम बात करें, कोई भी पैकेटेड फूड ले लो, राइट, जो भी आप स्नैक्स खाते रहते हो। सो सॉलिड फूड की अगर हम बात करें तो 5% टोटल एनर्जी इनटेक फ्रॉम एडेड शुगर। जितना भी एनर्जी इनटेक आपका ये पैकेट देगा एक इंसान को, उसका मैक्सिमम 5% एनर्जी एडेड शुगर से आनी चाहिए, इससे ज्यादा इसमें एडेड शुगर नहीं होनी चाहिए। और अगर आप सारी शुगर जोड़ लो, जिसमें नेचुरल शुगर भी है और एडेड शुगर भी है, तो मैक्सिमम थ्रेशहोल्ड कितनी है, 10%। यानी जो भी पैकेट है, वो बिस्किट हो, खाने का कोई भी सामान हो, उसमें मैक्सिमम 10% एनर्जी शुगर से डिराइव की होनी चाहिए, इससे ऊपर आप नहीं ले जा सकते हो। अगर आप ड्रिंक्स की बात करो, बेवरेजेस की, तो ये लिमिट क्या है, 10% और 30% रिस्पेक्टिवली। यानी 10% एनर्जी फ्रॉम आर्टिफिशियली एडेड शुगर्स एंड ओवरऑल मैक्सिमम एनर्जी 30% शुगर से डिराइव की हुई होनी चाहिए, जिसमें नेचुरल शुगर्स, जूसेस, मिल्क एक्सेट्रा। आपको पता है जो फ्रेश जूसेस भी आते हैं, जो हम बोलते हैं अलग अलग ब्रांड के जूसेस हैं, रियल के जूसेस होते हैं एक्सेट्रा, उनके अंदर भी एडेड शुगर्स होती हैं। तो अब इस गाइडलाइन के बाद उनको अपनी शुगर इनटेक लिमिट करनी पड़ेगी। जैसे बोर्नवीटा का भी बीच में केस उठा था, राइट, कि कितनी एडेड शुगर है, उन्होंने अपनी एडेड शुगर कम कर दी। तो इसके बाद आप जो पैकेटेड फूड और बेवरेजेस देखोगे, उनमें शुगर की मात्रा कम होगी, राइट। बताने वाली बात नहीं है कि जब आप शुगर इनटेक बढ़ाते हो तो हार्ट डिजीजेस, टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, दांतों से रिलेटेड बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां जड़ करती हैं। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम चलते हैं फाइनली अग्निबाण जो है वो लॉन्च कर दिया गया। 2-3 बार इसके लॉन्च पोस्टपोन हुए थे, 2 बार एटलीस्ट। सो स्पेस स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, एक स्टार्टअप है, तमिलनाडु, चेन्नई बेस्ड है ये, ठीक है। सो ये जो अग्निकुल कॉस्मोस है, इसने अग्निबाण रॉकेट, जो कि एक प्राइवेट रॉकेट है, उसको लॉन्च कर दिया है फाइनली, एंड इट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर इंडिया। हाउ, वो समझते हैं। पहले न्यूज समझ में आ गई। अग्निकुल कॉस्मोस एक प्राइवेट स्टार्टअप है और उसने अपने ही लॉन्च पैड से श्रीहरिकोटा से अग्निबाण रॉकेट लॉन्च कर दिया है। एक तरह का ट्रायल रॉकेट है ये, कि लॉन्च किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है प्राइवेट एंटिटीज द्वारा, और फिर इसके ऊपर अब आगे और काम किया जाएगा, ठीक है। सो अग्निकुल लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा से इस अग्निबाण को लॉन्च कर दिया गया। तमिलनाडु बेस्ड अग्निकुल लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विथ फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन। एक सिंगल पीस में बना हुआ 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक इंजन है, जो दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट बन गया जिसमें 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी वाला रॉकेट लगाया गया हो। और ये रॉकेट किस में लगा, इस अग्निबाण में लगा, ओके। और उसको अग्निकुल ने लॉन्च किया है। सो तमिलनाडु बेस्ड ये स्टार्टअप है अग्निकुल, इसने लॉन्च किया है दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट
जिसमें कंप्लीटली 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी से बना हुआ इंजन लगाया गया है। ठीक है, इंजन 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी का है। सो चेन्नई बेस्ड हेडक्वार्टर है ये, और रॉकेट का नाम है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी सॉर्टेड। कहां से लॉन्च किया गया? श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब पहले पोस्टपोन हो चुका है कई बार ये वाला लॉन्च, टेक्निकल रीजंस आ जाते थे कुछ ना कुछ। अग्निबाण का जो सॉर्टेड है ये इंडिया का पहला लॉन्च है फ्रॉम अ प्राइवेट लॉन्च पैड प्राइवेट, और उसका नाम है धनुष। ओके, ये अग्निकुल ने बनाया, और इंडिया का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च भी है, और दुनिया का पहला रॉकेट विद सिंगल पीस 3D प्रिंट इंजन। तो ये कुछ खास बात है अग्निकुल के अग्निबाण रॉकेट लॉन्च की। ठीक है जी, चलो अब ये जो स्टार्टअप है अग्निकुल, इसकी शुरुआत 2017 में की गई, और ये फर्स्ट कंपनी बन जाती है कंट्री की जिसने इसरो के साथ में एक अग्रीमेंट साइन किया था, स्पेस इनिशिएटिव, जो इन स्पेस इनिशिएटिव है इसरो का, ताकि हम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी स्पेस टेक्नोलॉजी से जोड़ सके। सो उसके तहत सबसे पहला अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया था, और जो एजेंसी की एक्सपर्टीज है कि हम अग्निबाण बनाएं, वो भी इन्होंने इसरो के साथ मिलकर के उनकी फैसिलिटीज वगैरह यूज करके बनाया। और ये जो अग्रीमेंट है ये कब साइन हुआ? दिसंबर 2020 के अंदर हुआ था। ठीक है, चलिए अगली खबर भी इसरो से रिलेटेड आ रही है। इसरो ने एक प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है, उसका नाम है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। क्या नाम है? यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। तो इसकी लिस्ट फाइनल हो गई कि कौन कौन से बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो इस यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, न्यूज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज ये है कि आपको यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। सो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका, क्या नाम है इसका? युविका। सो युविका 2024 की लिस्ट हो चुकी है फाइनल। इसरोज यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका, देखो युवा विज्ञानी कार्यक्रम, इधर से निकला है ये युविका, और ये इसरो का एक लीडिंग प्रोग्राम है जिसमें जो भी बच्चे हैं उनको स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी और स्पेस एप्लीकेशंस एक्सेट्रा के बारे में बताया जाएगा, ताकि आगे चल के वो स्टेम बेस्ड करियर ऑप्शंस और सब्जेक्ट्स चूज कर सके। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी से यंग एज में ही अगर आप उनको जोड़ दोगे तो हो सकता है आगे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट्स भारत प्रोड्यूस कर पाएगा स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है जी, अब इसमें कौन सी क्लास के बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया गया है? हु ऑल आर एलिजिबल? जिन्होंने अपनी क्लास 8 फिनिश कर ली है और अभी क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए युविका प्रोग्राम इस बार लॉन्च किया गया है, और हर स्टेट यूनियन टेरिटरी से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, राइट, एंड 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। हर साल ये प्रोग्राम होता है, अलग अलग क्लासेस के लिए करवाया जाता है। इस बार 8th जो पास कर चुके हैं 9th में आए उनके लिए है, और व्हाट एल्स 8th क्लास में उनका जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस पे उनको चूज करके आगे भेजा जाता है। ठीक है जी, युविका इसरो का प्रोग्राम है। ओके, सो कल हमने एक अवार्ड देखा था जिसमें REC ने अवार्ड हासिल किया था, और आज हम सेम अवार्ड कैटेगरी में एक और कंपनी का नाम देखेंगे। सो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी चैंपियन अवार्ड मिला है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, और ये अवार्ड आउटलुक प्लानिंग का सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 के दौरान दिया गया, जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज हो रहा था। कुछ याद आया? कल हमने अवार्ड सेरेमनी के बारे में बात की थी। सो PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जीता है CSR चैंपियन अवार्ड। कल REC ने ये अवार्ड जीता था आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 के अंदर। REC ने कौन सी कैटेगरी में जीता था? लिखो कमेंट सेक्शन में। सो अब PFC ने CSR चैंपियन यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैंपियन अवार्ड जीता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कॉर्पोरेट की, कंपनी की सोसाइटी के टुवर्ड जो जिम्मेदारी होती है। आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करते हो, वहीं से लोग आते हैं, वहीं से आपका रॉ मटेरियल आता है, वहीं की लैंड आप यूज करते हो, पैसे देते हो पर यूज करते हो, तो सोसाइटी के टुवर्ड्स आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। उसके एनवायरमेंट को अच्छा रखना, वहाँ की रिसोर्सेज को अच्छा रखना, बच्चों को पढ़ाना, हॉस्पिटल बनवाना, ये सब CSR के अंडर में आता है। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की वजह से PFC यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, PFC एक महारत्न कंपनी है, और CMD कौन है इसकी? परमिंदर चोपड़ा जी इसकी चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगली एक पहल है जो कि सिक्किम के हाई कोर्ट ने शुरू
की है या ली है। सिक्किम हाई कोर्ट इंडिया का सबसे छोटा हाई कोर्ट है और इसने एक बहुत बड़ी पहल की है और वो है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान फीमेल को लीव देने की, राइट। सो मेंस्ट्रुअल लीव फॉर फीमेल एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस करने वाला, यानी अभी तक कोई हाई कोर्ट नहीं है जो इस तरह की लीव्स देता हो, और सिक्किम हाई कोर्ट ने इंट्रोड्यूस की है मेंस्ट्रुअल लीव फीमेल्स के लिए। 2 to 3 डेज की मेंस्ट्रुअल लीव फीमेल ले सकती है हर महीने और उनकी नॉर्मल लीव्स में ये काउंट नहीं होंगी। हालांकि पहले आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा मेडिकल डिपार्टमेंट से, ताकि आपका प्रॉपर इसी रीजन से आप लीव ले रहे हो एक रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन रह सके और सब जने एक साथ छुट्टी पे ना चले जाएं, काम कैसे होगा। सो सिक्किम हाई कोर्ट इंट्रोड्यूसेस मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर विमेन एम्प्लॉयज, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मूव है, राइट। और विमेन एम्प्लॉयज के लिए इन द रजिस्ट्री जो भी वहां पर हैं उनके लिए लीव असाइन की गई है। However, leave will be granted मेडिकल ऑफिसर के रिकमेंडेशन के ऊपर ही, ताकि लेजिटिमेट लीव्स हो। ये ऐसा नहीं हो कि कोई भी अपनी किसी भी जरूरत के लिए मेंस्ट्रुअल लीव नाम से छुट्टी ले रहा है, ठीक है। एंड ये इनके ओवरऑल लीव काउंट में ऐड नहीं होंगी। भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट है, लेकिन एक बड़ी पहल उन्होंने की है। अभी सिक्किम हाई कोर्ट में 3 विमेन जजेस हैं, 9 विमेन ऑफिसर्स हैं। सो ऐसा नहीं कि बहुत सारा विमेन स्टाफ हो, लेकिन फिर भी जितना भी विमेन स्टाफ है उनको ये बेनिफिट पहुंचाने के लिए मेंस्ट्रुअल लीव्स का प्रोविजन रखा गया है। देन सिक्किम हाई कोर्ट फर्स्ट हाई कोर्ट बन जाती है ऐसी लीव्स इंट्रोड्यूस करने वाली। अभी तक ऐसी कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है भारत में कि मेंस्ट्रुअल लीव्स देनी ही देनी है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रही हो, बट यस दिस कैन बी अ गुड स्टेप टुवर्ड्स इट। जिनको नहीं पता भाई क्यों देनी चाहिए फीमेल को मेंस्ट्रुअल लीव, ये तो मेन के साथ में थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा। वेल इसलिए देनी चाहिए बिकॉज, या दी जानी चाहिए बिकॉज मेंस्ट्रुएशन के जो 5 डेज होते हैं उनमें से 1, 2 और 3 डिपेंडिंग ऑन फीमेल बॉडी टाइप बहुत डिस्कम्फर्टिंग डेज होते हैं। यू एक्सपीरियंस मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, यू एक्सपीरियंस हैवी ब्लीडिंग। समटाइम आपके सिर्फ जो क्रैम्प्स हैं एब्डोमेन तक लिमिटेड नहीं रहते, आपकी पूरी बैक दुखती है, कई बार आपके लेग्स पेन करते हैं, कई बार हॉट फ्लशेज होते हैं। सो आपकी बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं एक फीमेल की बॉडी में उस समय, एंड ऐसे में बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है। और वहीं पे अगर आप रिगरस वर्क एनवायरनमेंट में हो तो ये रेस्ट आप अपनी बॉडी को नहीं दे पाते हो। सो ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स, ऑन मेडिकल ग्राउंड समटाइम्स दीज आर नीडेड। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्योंकि हम शुरू से आदी नहीं है रेस्ट करने के इन दिस पीरियड, दैट इज वाई हम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। इस तरह की जो पहल है वो एक अच्छा मूव, एक हेल्दी मूव टुवर्ड्स द फीमेल साबित हो सकता है। चलिए अगली न्यूज के लिए अब हम चलेंगे बनारस की गलियों में, वाराणसी चलते हैं। वाराणसी का जो रोपवे है उसका जो फर्स्ट लेग है यानी पहला जो चरण है वो कंप्लीट होने की बात चल रही है बाय अगस्त 2024। सो कौन से प्रोजेक्ट के तहत, कौन सी परियोजना के तहत ये बन रहा है? पर्वतमाला परियोजना के अंडर में इंडिया का पहला अर्बन रोपवे वाराणसी में रेडी हो जाएगा बाय अगस्त 2024। और ये किसको कनेक्ट करेगा? वाराणसी कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से जो है वो कनेक्ट करेगा और करीब डेली 96,000 पैसेंजर्स इसको यूज कर पाएंगे। तो इससे जो कंजेस्टेड एरिया के अंदर कनेक्टिविटी इशू आता है, जैम्स हो जाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं एरियाज तक, उन सब में हेल्प मिलेगी। ये कंस्ट्रक्शन विश्व समुद्र इंजीनियरिंग इन पार्टनरशिप विद स्विट्जरलैंड बार्थोलेट मैचनेबो एजी ये कंपनी मिलकर के कर रही है। सो इंडियाज फर्स्ट अर्बन रोपवे वाराणसी के अंदर उसका जो फर्स्ट लेग है अगस्त 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अगली जो न्यूज है वो अभी जो इतनी बढ़ती हुई गर्मी उससे रिलेटेड है। हम थोड़े दिनों से देख ही रहे हैं कि न सिर्फ इंडिया में बट अक्रॉस द वर्ल्ड टेम्परेचर्स आर सोरिंग अनप्रेसिडेंटली, यानी कि इससे पहले इतनी गर्मी नहीं दर्ज की गई जितनी इस साल दर्ज की जा रही है। ऑफ कोर्स एल नीनो इज वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। नाउ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है वेट बल्ब टेम्परेचर का। और ये कॉन्सेप्ट क्यों आता है? बिकॉज एक सवाल खड़ा होता है दैट हाउ मच हॉट इज टू मच हॉट। कितनी गर्मी है जो हमारी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है बिना कोई नेगेटिव इंपैक्ट खुद के ऊपर डाले, या कितने टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर रहने लग जाता है तो हमारी बॉडी के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। उसको समझने के लिए वेट बल्ब कॉन्सेप्ट, जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है, वो समझना जरूरी है। तो देखिए, वेट बल्ब टेम्परेचर एक मीटरोलॉजिकल टर्म है, यानी आसपास के वेदर को समझने के लिए जरूरी होती है टू डिस्क्राइब लोवेस्ट टेम्परेचर that can be reached by evaporating water into air at constant pressure। आपकी बॉडी गर्म हो रखी है, एकदम आप धूप से आए हो, एकदम तपते हुए गर्म हो रखे हो। अगर हम आसपास का प्रेशर मेंटेन कांस्टेंट रखें और आपकी बॉडी के ऊपर एक गर्म कपड़ा रख दें या गर्म पानी डाल दें, तो वो आपकी बॉडी की हीट कम करती है। कैसे करती है? जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है एयर में,
राइट। तो जब कभी भी हम वाटर को एयर में इवेपोरेट कर दें तो वो जो हीट लेके जा रहा है और उसकी वजह से टेम्परेचर गिर रहा है, तो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो गिर सकता है इस तरह से, उसको कहा जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर। अब इसको वेट बल्ब टेम्परेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि थर्मामीटर है, थर्मामीटर होता है, राइट। सो थर्मामीटर में नीचे एक बल्ब होता है ना, जहां से मर्करी राइज होता है। सो आप जब इस बल्ब को वेट कर देते हो, यानी इसके ऊपर आपने कुछ गर्म चीज गीली चीज रख दी, वेट कर दिया, अब वो इवेपोरेट हो गया, थोड़ा सा गर्म पानी बन के, भाप बन के उड़ गया, और ये जो टेम्परेचर है मर्करी थोड़ा सा डिप कर जाएगी, नीचे गिराएगी। मान लीजिए यहाँ 45 डिग्री दिखा रहा था पहले, और इवेपोरेशन की वजह से 2, 3, 4 डिग्री का ड्रॉप आ गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये 40 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, और अब आप इसके ऊपर कितना भी गर्म कपड़ा डाल लो, ये फर्दर गीला कपड़ा डाल लो, ये फर्दर नीचे नहीं होगा। 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर आके रुक गया, यानी मिनिमम टेम्परेचर जो आप अचीव कर सकते हो बाय इवेपोरेटिंग वाटर इनटू एयर, तो ये जो 40 डिग्री अचीव हुआ है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, ये क्या हो जाएगा? हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा। कि आपने इस बल्ब को वेट किया, उसकी वजह से गर्मी उड़ी, लेकिन फिर भी जितनी टेम्परेचर पे आके वो अब रुक गई, उससे नीचे नहीं जाएगी, उसको वेट बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है। समझ में आ गई? तो हवा के अंदर ह्यूमिडिटी से रिलेशन है इसका, कि अगर आपकी हवा सैचुरेटेड है, बहुत ह्यूमिड है, यानी अब फर्दर इवेपोरेशन नहीं होगा, तो वो टेम्परेचर जो अचीव आप कर पाते हो कंप्लीट ह्यूमिडिटी में, उसको आप वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हो। सो इट इज मेजर्ड बाय कवरिंग अ थर्मामीटर विथ अ वेट क्लॉथ एंड लेटिंग वाटर इवेपोरेट। ठीक है, थर्मामीटर कूल डाउन हो जाएगा और जो टेम्परेचर वो शो करेगा उसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहा जाएगा, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। ओके, अब इससे क्या होता है, हम ह्यूमिडिटी मेजर कर पाते हैं। भाई जितना जितना वो इवेपोरेट हो रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा हवा कितनी ड्राई थी या कितनी ह्यूमिड है। यानी पहले इतना टेम्परेचर था, कुछ गैसेस जो कुछ वाटर है वो इवेपोरेट हुआ, और अब टेम्परेचर इतना गिर गया, तो टोटल कितनी ह्यूमिडिटी अचीव हुई होगी, राइट। और इससे आप समझ सकते हो कि कितना वाटर इवेपोरेट हुआ। इससे आप बॉडी को कंफर्ट कितना किया जा सकता है, फार्मिंग के कॉन्सेप्ट्स, वेदर फिनोमिनन्स, इन सबको समझने में वेट बल्ब टेम्परेचर हेल्प करता है। अब देखिए, ये जो डिफरेंस है ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर का, ये ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा। हवा अगर सैचुरेटेड है ह्यूमिडिटी में, तो क्या ड्राई बल्ब और वेट बल्ब के टेम्परेचर में ज्यादा फर्क आएगा? एग्जाम्पल लीजिए, ये थर्मामीटर था, पहले 45 डिग्री सेल्सियस पे था, अब 40 डिग्री सेल्सियस पे है। ये क्यों हुआ? बिकॉज हवा ड्राई थी और इसलिए स्कोप था इवेपोरेशन होकर के ह्यूमिडिटी ऐड करने का। अगर ये हवा ऑलरेडी मॉइस्ट होती, 100% फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी पे होती, क्या ये फर्दर इवेपोरेट होती? क्या वो ह्यूमिडिटी और लेती? नहीं लेती। तो व्हेन एयर इज फुल्ली सैचुरेटेड, द वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर आर द सेम। स्कोप ही नहीं है और ज्यादा वाटर वेपर होल्ड करने का, हवा के सारे मॉलिक्यूल्स ने वाटर वेपर पकड़ रखा है, अब उसके पास है ही नहीं खाली जगह, कहां पकड़े वाटर वेपर? तो ऐसे में वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर सेम रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेफ हीट और ह्यूमिडिटी लिमिट, कितना टेम्परेचर हमारे लिए सेफ होता है? तो देखिए, वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस का जो है वो 2010 की एक स्टडी ने बोला थे मैक्सिमम सेफ लिमिट है। यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर जब इवेपोरेशन हो गया, जितना हो सकता था गर्म हवा का हो गया, उसके बाद अगर आपकी बॉडी 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फील कर रही है तो ये सेफ है। इसके ऊपर जाएगा तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये कौन सी स्टडी ने बोला? 2010 की। इसके बियॉन्ड अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी बॉडी खुद को कूल डाउन नहीं कर सकती, इससे पहले तक तो कर सकती थी। ठीक है, तो अब इसके बाद स्वेटिंग नहीं होगी। अभी तो स्वेटिंग हो रही है आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर जब तक 35 डिग्री अचीव नहीं हो रहा। सो इसके बियॉन्ड बॉडी स्टेबल टेम्परेचर नहीं रख पाएगी। और अब रीसेंट स्टडीज ने बोला है कि नहीं भाई, ये इनएक्यूरेट है, 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर हमारी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। कितनी है? कम है इससे। सो रिसर्चर्स ने बोला है क्रिटिकल एनवायरमेंटल लिमिट जो एक पर्सन झेल सकता है, उसका कोर टेम्परेचर मेंटेन स्टेबल रख सकता है, वो कितना है जी? वो है 31 डिग्री सेल्सियस, अगर हम अबव 50% ह्यूमिडिटी लेवल की बात करें। कुल मिला के ये पकड़ो, 31 डिग्री सेल्सियस एट 100% ह्यूमिडिटी। 35 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर नहीं है वेट बल्ब टेम्परेचर, हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है एट 100% ह्यूमिडिटी। ओके, सो बस यही मेन पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। सेफ लिमिट इज लोअर देन 35 डिग्री सेल्सियस एंड
रिवील्ड, रिसेंट स्टडीज ने रिवील किया कि भाई 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर हमारी सेफ लिमिट नहीं है, 31 डिग्री सेल्सियस हमारी सेफ लिमिट है। और अगर आप 60% ह्यूमिडिटी पे बात करो कि भाई 60% ह्यूमिडिटी है आसपास के एनवायरमेंट में, तो 38 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारी बॉडी झेल सकती है, अपने आप को स्टेबल रख सकती है। इसके ऊपर अगर तापमान जाएगा तो फिर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी बॉडी उसको नॉर्मल नहीं कर सकते, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। समझ में आ गया? वेट बल्ब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लिमिट समझ में आ गई। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट पहुंच गया है अलास्का टू पार्टिसिपेट इन मल्टी नेशनल एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24। क्वेश्चन, रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज कहां हो रही है? सो आंसर क्या होगा? अलास्का यूएसए में हो रही है। ओके, देन किस तरह की एक्सरसाइज है ये? मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, यानी बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया की तरफ से कौन से जेट्स या कौन से विमान हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रफाल कर रहे हैं। सो इंडियन एयरफोर्स के कंटिजेंट आइल्सन एयर फोर्स बेस यूएस एयरफोर्स अलास्का यूएसए पहुंच चुके हैं और मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है रेड फ्लैग 24, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 2 वीक का ये एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग होगा, जहां कैसे किस तरह से भिड़ंत होती है एयरक्राफ्ट वगैरह की मल्टीनेशनल सिचुएशन में, वो सीखी जाएगी, प्रैक्टिस की जाएगी। 8 रफाल फाइटर जेट्स हैं जो वहां गए हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर के लिए हम चलते हैं। एक स्टडी जिसने रिवील किया है हाउ न्यू स्पीशीज इवॉल्व विदाउट ज्योग्राफिक बैरियर्स। भाई अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि नई स्पीशीज या नई प्रजातियां कैसे बनती हैं। एक स्पीशीज, एक ए स्पीशीज है, वो इस एरिया में रह रही थी, उसमें से 1-2 ऑर्गेनिज्म निकले, किसी और एरिया में चले गए, वहां के हिसाब से अडेप्ट हुए, इसी तरह से बी स्पीशीज या सी स्पीशीज बन गई। तो ये ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से बनती है। लेकिन अब रिसर्चर्स का कहना है कि भाई एक ही तरीका नहीं है नई स्पीशीज बनाने का कि ज्योग्राफिकल बैरियर्स हो, एक और तरीका है जिससे नई स्पीशीज बनती है, उसी ज्योग्राफिकल रीजन में नई स्पीशीज बन जाती हैं। और वो कैसे होता है? आपके जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज हो, आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करके कोई नए स्पेशल फीचर्स आप डेवलप कर लेते हो, बट एनवायरमेंट वही रहता है। या फिर मेटिंग के लिए आपको अपने पार्टनर्स चूज करने के लिए एडवांस अच्छे फीचर्स दूसरों से चाहिए, तो आप धीरे धीरे वो अडॉप्ट कर लेते हो। दैट इज हाउ न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड। सो नई स्टडी जो कि कंडक्ट की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में, उन्होंने कहा है और पब्लिश किया है उसको एनपीजे सिस्टम बायोलॉजी एप्लीकेशंस में, दैट प्रोसेस ऑफ स्पीसिएशन जो है, स्पीसिएशन यानी नई स्पीशीज के बनने का तरीका, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इन द एब्सेंस ऑफ ज्योग्राफिकल बैरियर्स, कैसे होता है ये उन्होंने बताया है। ठीक है, तो रोल ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कितने हैं, ज्यादा हैं कम हैं, इसी ज्योग्राफिकल एरिया में किसी को ज्यादा रिसोर्स मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं, उसकी वजह से चेंज हो सकता है। जीन एकदम से जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, वो हो सकता है। मेटिंग के कंपटीशन को लेकर के आप कुछ नए फीचर डेवलप करने लग जाते हो, तो इस तरह से भी नई स्पीशीज बनती हैं। यहाँ पे 2 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, एलोपैट्रिक स्पीसिएशन एंड सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। ठीक है, सो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन क्या होता है? जब नई स्पीशीज बनती है ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से। एक स्पीशीज जमीन पर रहती थी, उसमें से कुछ निकल गए पानी में या आइलैंड पे और उन्होंने कोई नए फीचर डेवलप कर लिया, यानी ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, उससे जब नई स्पीशीज या प्रजाति बनती है एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। जब आप सेम एरिया में रहते हो, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है, लेकिन दूसरे रीजंस की वजह से नई स्पीशीज बन जाए, तो सिम्पैट्रिक, सेम एरिया में रह रहे हो, ऐसे याद रखो। ठीक है, सो इसका इकोलॉजिकल एविडेंस तो है कि भाई हम देख रहे हैं कि सेम एरिया में अलग अलग स्पीशीज डेवलप हो गई एक ही की, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अभी तक नहीं मिला है, इस पर फर्दर स्टडी की जानी है। गॉट इट? सो सिम्पैट्रिक एलोपैट्रिक स्पीसिएशन समझ में आ गया। ओके, अगली खबर आ रही है इंटरनेशनल डोमेन से, और वो भी पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं नवाज शरीफ, उन्होंने कहा कि हाँ जी, हमने यानी पाकिस्तान ने लाहौर अग्रीमेंट जो हुआ था भारत के साथ 1999 में, जो कि नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में हुआ था, उसका पाकिस्तान ने वायलेशन किया, यानी कि वादा करके भी वादा तोड़ा। तू वादा न तोड़, पर इन्होंने वादा तोड़ दिया। ठीक है, सो नवाज शरीफ जी ने एडमिट किया है वायलेशन ऑफ 1999 लाहौर अग्रीमेंट। अब ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? लाहौर अग्रीमेंट पता होना चाहिए अब आपको क्या था। सो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जी ने एक्सेप्ट किया है 25 साल बाद कि हाँ जी, हमसे हुई है गलती। और जो लाहौर अग्रीमेंट था किसके बीच में हुआ? इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इधर नवाज शरीफ जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी खास तौर पे इस्लामाबाद गए थे और इसके लिए कड़ी निंदा भी हुई थी उनकी कि वहां जाकर के उन्होंने 21 फरवरी 1999 में ये अग्रीमेंट किया था, लाहौर अग्रीमेंट, ताकि पीस और स्टेबिलिटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आ सके। क्यों? क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर बन चुके थे तब तक। 1998 के अंदर मई में
इंडिया ने अपने पोखरण टेस्ट सक्सेसफुल किए थे। हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाते हैं 11 मई को, और उसके जस्ट बाद 28 मई के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, जबकि यूएस की तरफ से बहुत कड़ी मनाही की गई थी कि नहीं, आप इतने बिलियन यूएस डॉलर ले लीजिए पर न्यूक्लियर टेस्ट मत कीजिए, बिकॉज ये दोनों देश आपस में एंटी थे। दोनों न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे तो बहुत बड़ा एक वॉर होने की संभावनाएं थी, प्लस सैंक्शंस वगैरह का भी रहता था। सो ये जैसे ही पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बनता है, अपनी तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये रहता है कि मैं लाहौर जाऊं और दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए हम कुछ ना कुछ कदम उठाएं। तो लाहौर अग्रीमेंट 99 में किया गया था। द लाहौर डिक्लेरेशन, राइट, स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट टेररिज्म, ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन, किसी भी तरह से टेररिज्म ना हो, दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे, बॉर्डर्स जो हैं वो पीसफुल हो सकें, कश्मीर का जो मुद्दा है उसे हम डिप्लोमेटिक चैनल से प्रॉपरली सुलझा सकें, ठीक है। तो इन सब के लिए ये अग्रीमेंट या ये डिक्लेरेशन किया गया था। लेकिन शॉर्टली आफ्टर साइनिंग दिस, पाकिस्तान ट्रूप्स ने कारगिल को इन्फिल्ट्रेट किया, यानी कारगिल वॉर ट्रिगर कर दी थी। तो अग्रीमेंट होने के बावजूद उन्होंने इसको तोड़ा। अब मुझे बताइए कारगिल वॉर कब हुई, कारगिल वॉर की डेट आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो नवाज शरीफ जी ने ये 25 साल बाद एडमिट किया है कि हाँ जी, जो 5 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उसके लिए यूएस प्रेसिडेंट उस समय बिल क्लिंटन थे, उन्होंने हमें कहा भी था कि मत कीजिए टेस्ट, ठीक है इंडिया ने कर लिए हैं, आप मत कीजिए, इसके लिए हम आपको इतनी राशि दे देंगे एक्सेट्रा, बट वी डिड नॉट लिसन टू देम ऑल्सो। हमने लाहौर डिक्लेरेशन को भी वायलेट किया एंड वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कारगिल वॉर। चलिए, लास्ट पीस ऑफ न्यूज है और ये चेस डोमेन से आ रही है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट जीत लिया गया है, एक राउंड क्लियर किया गया है। मैं समझाती हूँ। आर प्रज्ञानंदा, उन्होंने डिफीट किया है मैग्नस कार्लसन को, वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं चेस के मैग्नस कार्लसन। एक राउंड में, 3rd राउंड चल रहा है क्लासिकल चेस नॉर्वे चेस 2024 का। सो नॉर्वे चेस चैंपियनशिप में 3rd राउंड के अंदर पहली बार आर प्रज्ञानंदा ने मैग्नस कार्लसन को हराया है क्लासिकल चेस के अंदर, फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो बस ये न्यूज है, ऐसा नहीं है कि नॉर्वे चेस 2024 जीत गए हैं आर प्रज्ञानंदा, नहीं, अभी और फर्दर राउंड्स खेले जाने हैं, लेकिन अभी टॉप रैंकिंग पे इस टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंदा दिख रहे हैं। समझ में आ गई बात। सो प्रज्ञानंदा बीट्स वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्लासिकल इवेंट नॉर्वे चेस चैंपियनशिप में। बस इतना ही है, और ये 3rd राउंड की जीत है, फिनाले नहीं जीता गया है। गॉट इट? क्लियर हो गई आज की सारी न्यूज। बढ़े जल्दी से रिविजन क्वेश्चन की तरफ। चलो आंसर करना शुरू कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कमिंग योर वे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्निबाण सॉर्टेड। अग्निकुल का अग्निबाण लॉन्च किया गया, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, नॉट करेक्ट आपको बतानी है। इनकरेक्ट। इट इज इंडियाज फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड। बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये। अग्निकुल कॉस्मोस फर्स्ट कंपनी बनी है कंट्री में टू साइन अग्रीमेंट विद इसरो अंडर इन स्पेस इनिशिएटिव। बिल्कुल सही है, दोनों राइट है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। सो डी विल बी द राइट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्स वर्ल्ड नो टोबैको डे। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे आता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑब्जर्व करती है? आंसर क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बी विल बी द राइट आंसर। हु रिसीव CSR चैंपियन अवार्ड इन नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी। अच्छा, कैटेगरी नहीं बताई थी ना मैंने आपको, नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी, जो फॉसिल फ्यूल्स में डील नहीं कर रहे हैं, है ना। सो आंसर क्या होगा? आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 में CSR चैंपियन अवार्ड नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी में किसने जीता? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, PFC। ये NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि पावर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसे देती है, और ये नॉन फॉसिल फ्यूल कैटेगरी के अंदर जीत के आई थी। ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग युविका प्रोग्राम। इसरो का युविका प्रोग्राम याद है आपको? करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। युविका इज अ लर्निंग एंड अवेयरनेस creating program of ISRO to impart basic knowledge on space technology. सही है। Those who have finished graduation can apply for the program. Young minds के लिए है, स्कूल के बच्चों के लिए होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट कौन सा है? Only 1। इस बार तो 8th पास बच्चों के लिए था। And this, my lovely students, is your question of the day. What does the term wet bulb temperature describe? वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। मैंने अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है टाइम लेकर के। और जाते जाते ये रहा आपका एक थॉट। आई कॉन्स्टेंटली सी पीपल राइज इन लाइफ हु आर नॉट द स्मार्टेस्ट, समटाइम्स नॉट इवन द मोस्ट डिलिजेंट, बट दे आर लर्निंग मशीन्स। सो दुनिया में जो लोग आगे बढ़ते हुए आपको दिखते हैं ना,
ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स आपको आगे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, उनका जीवन का जो लेवल है वो इस तरह से आगे ग्रो कर रहा है। जरूरी नहीं है वो सबसे स्मार्टेस्ट लोग हो दुनिया के, जरूरी ये भी नहीं है कि वो सबसे हार्ड वर्किंग लोग हो दुनिया के, बिल्कुल मेहनत किए जा रहे हैं, 2400 घंटे कोलू के बैल की तरह लगे हुए, नो। बट डेफिनेटली उन लोगों में एक ट्रेट होता है, दे आर द मोस्ट लर्निंग ओरिएंटेड पीपल। वो जीवन में सीखना कभी नहीं छोड़ते, समय के साथ अडेप्ट होना, टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट होना, लोगों के हिसाब से अडेप्ट होना, जो भी नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उसके हिसाब से अडेप्ट होना, नया नया सीखते जाइए, खुद को मॉडिफाई करते जाइए, इंप्रूव करते जाइए। दिस इज द श्योर शॉर्ट, क्या बोलेंगे हम, नुस्खा फॉर सक्सेस। ये आप पे, मुझ पे, सब पे अप्लाई होता है। एक बार ग्रो करके वहीं रुक जाएंगे तो आपका ग्रोथ ऐसे होते होते स्टैग्नेट होगा और धीरे धीरे डिक्लाइन पे चला जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर लर्निंग ग्राफ इज ऑलवेज हाई, नो मैटर विच स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। कल मिलेंगे इसी टाइम। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।